जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे वो सिनेरियो और आज के सिनेरियो में बहुत डिफरेंस आ चुका है। जब हम लोग स्कूल में थे तो फिर हम लोग के फ्रेंड्स होते थे, हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। उतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं था और हम लोग अलग अलग इवेंट्स को, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि स्कूल का जो सारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पीसफुल रहता था, वो बहुत ही हारमोनियस रहता था एंड वी हैड अ गुड टाइम इन स्कूल। हमें स्कूल जाने का मन करता था। जिस दिन स्कूल नहीं होती थी, कभी छुट्टी हो जाती थी, तो हम लोग के लिए समय काटना मुश्किल होता था। अब आज के ज़माने में ये है कि अब ये चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। स्कूल जाने का किसी का मन नहीं करता। अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है, अगर कोई मेंटली इश्यूज़ फेस करा है तो उसे पागल बोल के धुतकार दिया जाता है। उसे बोलते हैं यार तेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। नहीं कहते हैं जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भाई बैटिंग करना है, काम एंड कंपोज होकर करना है, ठीक है, एंजॉय करना है अपने गेम को। तो अगर आप एंजॉय करके खेलते हैं, आप किसी भी बड़े क्रिकेटर से, किसी भी बड़े एथलीट से पूछ लीजिए, दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर गेम। इफ़ यू एंजॉय योर गेम यू विल डू द बेस्ट। तो व्हाट वी डिड इज वी एंजॉयड आवर लाइफ। नमस्कार, मैं कुमार शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए शो लेट्स टॉक प्रेजेंटेड बाय रिपोर्ट्स मीडिया ग्रुप एंड स्पॉन्सर्ड बाय बैक बेंचर्स कैफ़े में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही साधारण सा है मगर बहुत ही महत्वपूर्ण भी। हम बात करने वाले हैं हमारे आने वाले कल की जनरेशन जी की। अगर हम डेटाओं की माने तो 2025 तक टोटल 30% वर्कफोर्स होंगे हमारे जेन जी। और दूसरी तरफ हम ध्यान दें तो एक डेटा यह भी कहती है कि आज सिर्फ 45% जेनजीज हैं जो अपने मेंटल हेल्थ को लेकर खुश हैं। ये बातें होती रहेंगी। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं हमारे खास मेहमान SDO चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, हम बात शुरू करें इससे पहले एक बात पूछना चाहूँगा। आज की जनरेशन सर और हमारे पहले की जनरेशन में आप क्या फ़र्क देख पाते हैं सर? मुझे लगता है बहुत डिफरेंस है। पहले की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। हमारे रिचुअल्स, हमारे कल्चर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और हम उन लोगों को फॉलो करते थे। मुझे लगता है कहीं हद तक एक विलेज लाइफ का पैटर्न था। और आज के ज़माने में एक फास्ट ग्रोइंग नेशन के अंदर, एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर, एक फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर हम लोग फंस गए हैं। और उस वजह से क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने कल्चर्स को, अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशंस को भूल रहे हैं और एक अंधी दौड़ के अंदर हमारा जो आज का यूथ है वो चल पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ज़रूरत है कि हम लोग इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें तो ज़्यादा बेटर हो। सर, बैलेंस करने की बात आती है सर, लेकिन जो यूथ है इसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा सर कि हाउ टू बैलेंस दिस एंड दैट। तो वो उनके अंदर एक क्वालिटी आ गई कि वो ना इसको देख रहे हैं ना इसको देख रहे हैं, वो बस अपने ऊपर ही सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बैलेंस कैसे करें सर? देखिए, सिंपल सी बात है। पहले तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। इसका बहुत सिंपल रीज़न है, जब तक हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे और उस रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, तब तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और आज के ज़माने के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पेरेंटिंग भी इसी हिसाब से होती है। हमें हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही बड़ी कोटा से बड़ी न्यूज़ आई कि लगातार वहाँ पे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अब क्योंकि रिसोर्सेज उतने तेज़ी से नहीं बढ़े हैं लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ इतना तेज़ी से हुआ है, तो ऑब्वियसली हम लोग कंपटीशन की तरफ भाग रहे हैं। और कंपटीशन कहीं केसेस के अंदर हेल्दी भी होता है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस कंपटीशन की वजह से हम लोग फंसे हुए हैं और हमारा जो यूथ है उस पर एडिशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है। एक लाइफ का ऐसा नज़रिया है कि अगर आप सक्सेसफुल होगे तभी आप खुश रहोगे। तो इंसान फेलियर को देखना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो अगर एक सीट है और 100 कैंडिडेट्स हैं तो एक ही बंदा पास होगा, बाकी 99 फेल होंगे। तो हमें सक्सेसफुल आदमी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 99 आदमी फेल होने वाले हैं
उन लोगों को कैसे अपनी लाइफ में डील करना है, कैसे उन लोगों को अपने फेलियर को टैकल करके आगे बढ़ना है, उस पर फोकस होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग एक हैप्पियर इन्वायरमेंट में रहेंगे। और मुझे लगता है कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी इंडिविजुअल का रोल है, तो अगर अपने अपने रोल्स के अंदर हम लोग अच्छा करें तो हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है और हमारा जो यूथ है उसकी भी एनर्जीज सही चीज़ में डायरेक्टेड होगी। सर जब बात आपने सर एक कोटा वाली बात की, तो सर अगर सुसाइडल रेट्स वहाँ बढ़ रहे हैं तो आज हम अपने इस छोटे से शहर बोकारो स्टील सिटी में भी देख सकते हैं सर, यहाँ पे भी बच्चों में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। और अगर आज हम काबू नहीं करें तो सर हम एक डेटा देख रहे हैं जहाँ पे हमने बात की कि सर 30% ऑफ टोटल वर्क फोर्स होंगे वो जेनजीज बाय 2025। तो इन चीज़ों पे कैसे आगे बढ़ना होगा, क्या अप्रोच रखनी चाहिए पेरेंट्स को भी, या अगर हम आपको भी क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में रोल मॉडल्स होते हैं। रोल मॉडल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से निभानी होगी। बच्चों के जीवन में पेरेंट्स सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं, उसके बाद उनके टीचर्स होते हैं, उसके बाद उनके फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनके सीनियर्स होते हैं। और क्योंकि हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हम लोग भी बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं, कभी कहीं स्कूल में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं तो लोगों को मोटिवेट करते हैं। और इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को केवल एक रोल अदा करना है जिसके अंदर हम लोग को इनको जो यूथ मिसगाइड हो रहे हैं उन लोग को बताना है कि बेसिकली आप देखिए, आपको हर जगह हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बंदे में या फिर बंदी में एक इंडिविजुअल के अंदर अलग टैलेंट होता है। आप उस टैलेंट को तराशें, आप उस पर मेहनत करें, आप उस पर फोकस करें। मैं 100% कहता हूँ कि अगर आप सारी एनर्जीज़ एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करोगे तो ऑब्वियसली आप जहाँ पे आपने स्कैटर्ड की हुई अपनी एनर्जी, तो उसके अंदर ज़्यादा रिजल्ट आने की संभावना है। और कहीं ना कहीं हमारी जो आज की सोसाइटी है, हमारी फैमिली, हमारे आसपास के रिलेटिव्स, सब लोग की रियलिटी ये है कि हम लोग एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे क्या है कि आने वाले ज़माने के अंदर ये हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपना जो लोड है वो आने वाली जनरेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपना जो लोड है वो बच्चों पे ट्रांसफ़र करते हैं कि बच्चों तुमको कुछ करना है, तुम मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने होंगे, अगर फेल हो जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ में सबसे बड़ा चैलेंज जो है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, जो एक डिजिटल वर्ल्ड से हम लोग घिरे हुए हैं, जो जनरेशन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो माइंड को इतना डेवलप ही नहीं करने दे रही है। एक तरफ कंपटीशन है जो कट थ्रोट है, जो बहुत ही हार्ड है, और दूसरी तरफ एक मेंटल माइंडसेट है जो इतना टफ नहीं है। पहले के ज़माने में क्योंकि हम लोग सोसाइटी में बहुत इंगेज रहते थे, हम लोग दुनियादारी को अच्छे से समझते थे, हम लोग अपने सीनियर से, अपने एल्डर से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते थे। लेकिन आज का बच्चा वो एक कमरे के अंदर पड़ा हुआ है और फ़ोन, डिजिटल गैजेट से घिरा हुआ है, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है। तो उसके लिए चैलेंजेस ये सारे तमाम बहुत सारे हैं। तो हमें अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना होगा। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा परिवर्तन जो है स्कूल्स के अंदर आ सकता है और हमारी फैमिलीज़ के अंदर आता है। इसलिए सही काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। सर पेरेंटिंग की बात लगातार आ रही है, तो सर पेरेंटिंग पे ही बात करते हैं सर पेरेंट्स का रोल कैसे चेंज हो गया है सर? अगर हम पिछले जनरेशन में देखें और आज की जनरेशन में देखें तो सर ये भी एक चेंज आया है, उस ओर कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, पेरेंट्स का बेसिकली मैं बताता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, जब हम लोग छोटे थे तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अर्बनाइजेशन उतना नहीं था। धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ आ रहे थे और साल में 2 बार अपने नानी घर या फिर अपने गांव हम लोग जाते थे। तो बेसिकली विलेज लाइफ से भी जुड़े हुए थे, अपने रिलेटिव से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं इतने लोगों के बीच जब आप रहते हो तो एक पीस एंड हार्मोनी आपके दिमाग में रहती है, तो आप अपना चाइल्डहुड एंजॉय करते हो। तो वो एक सिनेरियो था जिसने हमें खुश रहना सिखाया, और उसकी वजह से हम लोग जब खुश रहते हैं तो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाते हैं। नहीं कहते हैं जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भाई बैटिंग करना है, काम एंड कंपोज होकर करना है, ठीक है, एंजॉय करना है अपने गेम को। तो अगर आप एंजॉय करके खेलते हैं, आप किसी भी बड़े क्रिकेटर से, किसी भी बड़े एथलीट से पूछ लीजिए, दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर गेम। इफ़ यू एंजॉय योर गेम यू विल डू द बेस्ट। तो व्हाट वी डिड इज़ वी एंजॉयड आवर लाइफ, एंड दैट इज़ वाई जब हम लोगों ने अपने एम सेट किए, हम लोगों ने मेहनत करी, तो शायद हम लोग को उतनी कामयाबी भी मिली। आज के ज़माने के अंदर क्या है, आज के ज़माने के अंदर हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ चुके हैं।
लोगों का अपने गांव से, अपने ग्रास रूट से उतना इंटरेक्शन नहीं है, अपने रिलेटिव से उतना इंटरेक्शन नहीं है। आस पड़ोस के अंदर जब हम लोग बचपन में थे तो घर के सारे जो बच्चे होते थे पड़ोस के, तो वो सब लोग क्रिकेट खेलते थे और हम लोग का डेली शाम का समय उसमें जाता था और संडे वनडे को भी हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते थे। लेकिन आज बोकारो की गलियों में आप घूम लो तो आपको कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा। पिच सर बचता नहीं था सर, समय पे नहीं पहुंचो तो। वही बात है। तो ये एक मेरे को लगता है कि एक हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए हैं और आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन है। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को खाई जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत जो छोटे बच्चे हैं वो इसको मतलब इतनी बुरी तरीके से अडिक्ट हो गए हैं। कई घरों के अंदर मैंने देखा है कि बच्चे जब तक उन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाए, उनको अपना मनपसंद का वीडियो देखने नहीं मिले तो खाना भी नहीं खाते। तो इस चैलेंज से हम लोग डील कर रहे हैं और आज के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जो मेंटल सेटअप है, जो हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं, अपने एल्डर्स के पास बैठते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, अच्छा बुरा क्या है, अच्छा दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन है और एक टीम एफर्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें अब एक इंडिविजुअल पे आ गई है। आप अकेले मैदान के अंदर सवार हैं, आप अकेले अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ेंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं है और आप यही सोचते रहते हैं कि हम लोग बस हम लोग को कामयाब होना है और उस चक्कर में क्या आप इन्जॉय नहीं करते हैं आप लाइफ को। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है एक बहुत सीरियस स्ट्रेस से भी गुजर रही है और ये बड़ा चैलेंज है। सर अभी आपने एक बात कही थी सर कि बच्चों को खाना तब तक नहीं अंदर जा रहा है जब तक वो मोबाइल पे अपने फेवरेट वीडियो नहीं देखे। तो सर कहीं ना कहीं ये भी बात है ना कि वो पेरेंट्स ही हैं जो उस मोल्डिंग स्टेज पे उस बच्चे को फ़ोन की आदत लगा रहे हैं। एक एब्सोल्युटली राइट। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं उनके सबसे पहले टीचर्स उनके पेरेंट्स होते हैं और वो पेरेंट्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। एंड जो पेरेंट्स की हैबिट्स होती है दे ऑब्जर्व इट। उन्हें लगता है कि अगर मेरे फादर या फिर मेरी मदर मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, सोशल मीडिया से अपना टाइम पास कर रहे हैं, कुछ मीम्स देख के या कुछ मैसेज देख के स्माइल कर रहे हैं और एक एक घंटा उसमें इंगेज्ड हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे को भी लगता है कि यार ये शायद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत मज़ा आता है। और हम लोग जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम लोग फ़न की तरफ ही देखते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे हम लोग कंचे खेलते थे, ठीक है, कुछ आसपास संतोलिया पिट्ठू ये सब खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, तो उसमें क्या था कि हम लोग को मज़ा आता था। अब वो सब तो ज़माना चला गया, तो आज के ज़माने में फ़ोन बच गया। फ़ोन के अंदर कुछ गेम्स आ चुके हैं जो बहुत ही एडिक्टिव हैं। फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया है जिस पे लगातार रील्स वीडियोस छोटे छोटे आते रहते हैं जो बहुत एडिक्टिव है। और इससे जो सबसे बड़ा एडिक्शन हुआ है वो हमारे आज के पेरेंट्स को हुआ है। जो मॉडर्न जनरेशन के पेरेंट्स हैं उनको एडिक्शन है। तो ये कुछ नहीं है, पेरेंट्स से बच्चों को पास ऑन हो रहा है। और इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स के अंदर थोड़ा सा हम लोग को अब इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करना चाहिए कि अपना जो स्क्रीन टाइम है उसे कैलकुलेट करें, अपने फ़ोन को जो है मिनिमम यूज़ पे रखें। ऑफिशियल काम अगर नहीं है, घर पे हैं, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि फ़ोन को अवॉइड करें, तो ज़्यादा बेहतर है। सर स्कूल पे आते हैं, अब हम स्कूल की बात करते हैं। सर आप स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा प्रोड्यूस करना चाहते हैं? सर कैसा देखते हैं स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टीचर्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए इस और जो आज जेनजीज हैं जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके मेंटल हेल्थ को लेकर या उनके एकेडमिक्स को लेकर उनको कैसे देखना चाहिए? सर देखो, स्कूल मेरे को लगता है कि सबसे पहला आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो स्कूल के अंदर होती है। और स्कूल में हम वो सारी मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ सीखते हैं, जैसे हार्ड वर्क है, पेशेंस है, परसिवरेंस है। ये सारी क्वालिटीज़ हम लोग स्कूल के अंदर ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल के बिल्डिंग स्टेज में जब वो यूथ के अंदर एंटर करता है तो स्कूल ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उसे सारी क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब मैं अगर बताऊं सही महीने के अंदर जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे वो सिनेरियो और आज के सिनेरियो में बहुत डिफरेंस आ चुका है। जब हम लोग स्कूल में थे तो फिर हम लोग के फ्रेंड्स होते थे, हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। उतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं था और हम लोग अलग अलग इवेंट्स को, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि स्कूल का जो सारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पीसफुल रहता था, वो बहुत ही हारमोनियस रहता था। एंड वी हैड अ गुड टाइम इन स्कूल।
हमें स्कूल जाने का मन करता था। जिस दिन स्कूल नहीं होती थी, कभी छुट्टी हो जाती थी, तो हम लोग के लिए समय काटना मुश्किल होता था। अब आज के ज़माने में ये है कि अब ये चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स हो गई है, स्कूल जाने का किसी का मन नहीं करता। आप अगर ये देखें कि आज के ज़माने के अंदर इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन से ही आप जो स्मार्ट क्लासेस हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। कई सारे टीचर्स जो है विभिन्न ऐप्स के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और स्कूल के अंदर जो टीचिंग इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ही तेज़ी से डिग्रेड कर रहा है, बिकॉज स्कूल में जो पढ़ाई पहले होती थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो सारी चीज़ें अब प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो गई है। वो एक कमर्शलाइज बिजनेस बन चुका है एजुकेशन, और मुझे लगता है कि इस वजह से भी बच्चों को बहुत तकलीफ आती है, बिकॉज स्कूल के अंदर उन पे इतना एडिक्वेट अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर स्कूल्स को अगर इस डायरेक्शन में काम करना है तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एवरी चाइल्ड नीड्स एन ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द स्कूल, जिसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उस पर फोकस किया जाए, उसी से बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी। अगर आप पर्सनैलिटी में स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फिर आप ज़िंदगी की कोई भी जंग जीत सकते। सर, जिस जगह पे आज हम बैठे हुए हैं सर, बैक बेंचर सर, तो एक बैक बेंचर्स के लिए अलग सा ओपिनियन ही बन गया है। बैक बेंचर्स मतलब नालायक, कुछ नहीं करने वाले, या उनको पढ़ाई से मतलब नहीं। तो सर, क्लासरूम है सर, क्लासरूम में अब कुछ स्ट्रेंथ में बच्चे हैं, तो किसी न किसी को तो बैक बेंच पे बैठना ही होगा। तो मतलब जो बैक बेंच पे बैठ रहे हैं फिर वो पढ़ने नहीं आ रहे। नहीं, एकदम आपने सही बात कही है। बैक बेंचर्स नाम सुनते ही एक नेगेटिव चीज़ दिमाग में आती है, जो नालायक सबसे शरारती बच्चे होते हैं, जो टिपिकली जो है फेल भी होते हैं, वो लोग बैक बेंचेस पे बैठते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक क्लासरूम है, उसमें अगर एक रो के अंदर 7 बेंचेस लगाई हुई है, तो 7वीं बेंच पे तो कोई ना कोई बैठेगा ही। अगर आप भले ही उस क्लास के अंदर सारे टॉपर्स को ले आइए, लेकिन फिर भी 7वीं बेंच पे 2 बच्चों को बैठना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं पर्सनली भी अपनी एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूँ, तो मैं कभी फ्रंट बेंच पे नहीं बैठा हूँ, मैं ऑलवेज़ बैक बेंचर ही रहा हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि पीछे से आपका व्यू सबसे अच्छा रहता है। आप पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, सब बच्चों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ ना करने का मन पड़े तो फिर आप अपने आप भी कुछ कर सकते हैं। तो एक आपको फ्रीडम देता है, एक आपको हैप्पीनेस देता है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी रिलेटेड चीज़ें नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 72 मेरी थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज के अंदर लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट में मैं फेल भी हुआ था, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस और समर वेकेशन काटी जाती थी, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, और मेरा स्कोर भी बहुत पुअर रहता था, बिलो एवरेज रहता था। बट फिर भी मैंने इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर किया। तो ये शो करता है कि अगर आप पर्सनैलिटी से स्ट्रॉन्ग हैं तो इट डज़न्ट मैटर, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपनी पूरी एनर्जी किसी चीज़ में लगाएंगे, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो बैक बेंचर्स को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। सर, एकेडमिक्स की बात चल रही है तो एक सवाल ये भी है कि जो आज का करिकुलम है सर, क्या जो आज के बच्चों की डिमांड है वो पूरे कर पा रहा है? मुझे लगता है कि जो करिकुलम है वो कुछ समय के अंदर थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है, और हम लोग धीरे धीरे एक स्किल बेस्ड लर्निंग, एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हमारे करिकुलम में होना। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, आई थिंक कि स्पोर्ट्स या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो दैट शुड बी काउंटेड एज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में हमें बढ़ना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि जब एंड में मार्क्स आते हैं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस ही काउंट की जाती है। आप कितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप कितने भी अच्छे सिंगर हो, आप कितने भी अच्छे डांसर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो जनरली बच्चे जो है डिस्करेज होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर करिकुलम के अंदर इसको डाइवर्सिफाई हम लोग करें तो बढ़िया तरीके से हम एक स्टूडेंट का एवोल्यूशन कर सकते हैं, और एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड एवोल्यूशन कर सकते हैं, जहाँ पे रियली वो बच्चे जो पर्सनालिटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो पर्सनालिटी से स्ट्रॉन्ग हैं, उन लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। और जो हमारी कंपटीशन है, जो बच्चों की जो भीड़ है, वो उस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो हम मेंटली टफ भी बनेंगे, हम लोग पर्सनालिटी से स्ट्रॉन्ग होंगे,
और हम लोग ज़्यादा चीज़ें दुनिया में अचीव करते हैं। अर्बन में तो पॉसिबल है सर, मगर रूरल में सर ये कैसे पॉसिबल होगा? मुझे लगता है रूरल में ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का, बिकॉज स्टिल इन इंडिया मोर देन 60% ऑफ द पीपल स्टिल लिव इन विलेजेस। तो जब एक बड़ी आबादी का चंक जो है विलेजेस में है, और विलेजेस के अंदर बेहतर इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज विलेजेस के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके गांव में ही आपको मिल जाएगी। सर करिकुलर एक्टिविटी तो है सर, मगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है सर, या फिर अगर जो एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सर अर्बन और रूरल में सर वो उस पर कैसा हो? देखिए ये तो बहुत बड़ा गैप है, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत बच्चों को टैब्स बांटे जा रहे हैं, बहुत बच्चों को मोबाइल फ़ोन से ये इंश्योर किया जा रहा है कि हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल उनके पास पहुँचे। बट मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं जो कि छोटे टाउन्स में हैं, विलेजेस में हैं, उन पे हम लोग फोकस करने की ज़रूरत है। और जो हमारे टीचर्स की क्वालिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे परिवार के अंदर भी बहुत लोग सरकारी टीचर रहे हैं, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले आज से 10-20 साल पहले जो हमारे सरकारी टीचर्स की क्वालिटी होती थी वो बहुत ही एक्सीलेंट होती थी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उनकी क्लासेस के अंदर ढंग से अगर आप शिक्षा लेंगे तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे निकलते हैं। मैंने अपने खुद के गांव के अंदर ऐसे कई बच्चे देखे। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग पे अच्छे से काम करेंगे, हम लोग उनको इंसेंटिवाइज करेंगे गांव में जाके पढ़ाने के लिए, तो वहाँ का भी जो बच्चा है वो परस्पर अर्बन एरिया के बच्चे के साथ में बढ़िया तरीके से कॉम्पीट भी कर पाएगा और अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर पाएगा। सर AI हमने जो ये देखा है अभी कोविड के बाद, ऑनलाइन एजुकेशन सर हैज़ ओवरटेकन सर, लेकिन एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल मेथड भी है सर, जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं किताबों से। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं सर? कौन सा तरीका या कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा देश जो है ये आज की बात नहीं, 5000 साल से ये परंपरा हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में चली आ रही है, जिसका नाम है गुरु शिष्य परंपरा। और इसमें हम लोग, भारत जो है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर हमेशा गुरु का सम्मान किया गया है। और गुरु शिष्य की परंपरा पे कई सारे आपको जो एपिक्स भी मिलेंगे, कई सारे आपको किताबें मिलेंगी, कई सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और वो जो परंपरा है उसका आप मतलब समझिए, वो एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट, वो एक शिष्य की आत्मा से गुरु की आत्मा का कनेक्ट, तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। जब आप किसी भी बच्चे के साथ में एक पर्सनलाइज्ड रिलेशन बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चीज़ें आपसे एक्सट्रैक्ट करता है। और गुरु का दर्जा भगवान के समान माना गया है हमारे समाज में। और गुरु जो है वो अपने लिए कभी नहीं सोचता, वो हमेशा उसके मन में बच्चे के लिए सबसे बेस्ट करने की रहती है। तो मेरा ये मानना है कि जो पुरानी परंपरा थी, जो फिज़िकल एजुकेशन सिस्टम है, वही सबसे बेस्ट है। हाँ, ऑनलाइन से जो मॉड्यूल्स हैं उनके अपने बेनिफिट्स हैं, बट ये जो परंपरा है इसने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत सारे विद्वान दिए हैं। और आज की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो भी अगर इसी चीज़ पे हम लोग फोकस करें, अपने टीचर्स पे फोकस करें, उनको मोटिवेट करें ताकि उनका मन करें स्कूल्स में जाके पढ़ाने के लिए, कॉलेजेस में जाके पढ़ाने के लिए, तब आप देखेंगे कि वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बच्चों में जाएगा और हमारे बच्चे जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन लेके फिर अपने देश का विश्व भर में लोहा मनवाएंगे। सर हमने बात करी अभी सर जो गुरु शिष्य परंपरा की। अब सर आपने एक बात कही थी हेल्थ को लेकर के, और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक भी था सर कि आज 45% जो जेंजीज हैं वो अपने मेंटल हेल्थ को लेकर खुश हैं, वरना 55% ना खुश हैं सर ये मेंटल हेल्थ का कितना रिलेशन है सर फिजिकल हेल्थ से? मुझे लगता है बहुत, दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तो आपका फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने का मन करेगा, आप फिज़िकली हेल्दी भी रहेंगे। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं
तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका लोड कम होगा, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को जो है बढ़ाएगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को दोनों चीज़ें एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपने बताया डाटा कि 55% ऑफ जनरेशन जी बच्चे जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ हमारे देश में, हमारे समाज में एक टैबू है। आज भी कोई इस पर खुल के बात नहीं करना चाहता। अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है, अगर कोई मेंटली इश्यूज फेस कर रहा है, तो उसे पागल बोल के धुतकार दिया जाता है, उसे बोला जाता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर बात करनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बिकॉज ये एक सीरियस कंसर्न है और ये किसी बच्चे के हाथ में नहीं होता। जो हम समाज में देखते हैं, जो हमारा वातावरण रहता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, घर पे, बाहर, स्कूल के अंदर, वही चीज़ें हमें हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। वही चीज़ें हमारे माइंड को या तो मजबूत बनाएगी या फिर हमारे माइंड को तोड़ती है। तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, ये सारी चीज़ें एक रियलिटी है और ये रियलिटी हमारी आज की जो मॉडर्न डे सोसाइटी है उसी की देन। तो इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बच्चे हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इसमें अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों पे एडिशनल प्रेशर, इतना प्रेशर ना डालें कि उस प्रेशर के बोझ तले उनको अलग अलग स्ट्रेस इशूज, मेंटल इशूज डेवलप होने लगे। टीचर्स भी इतना प्रेशर ना डालें, बल्कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिंपल चीज़ पे फोकस करें। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप अगर हैप्पीनेस डिराइव करना शुरू करेंगे तो आपको वो चीज़ में मज़ा आएगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं जब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था, तो एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होता है। Yes. अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रेस दिखेगा। वहाँ पे किताब की दुकान पे जाओगे तो वहाँ रोता हुआ कोई मिल जाएगा, कोई टेंशन लेता हुआ मिल जाएगा और बहुत तरह के वहाँ पे आपको प्राणी मिलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे आप जाते हैं, और मैं जब गया वहाँ पे तो मुझे मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यार तुम इतने परेशान क्यों? क्योंकि मैं टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो मुंह लटका के जा रहा था। तो वो टीचर ने मेरे पे पर्सनल अटेंशन दिया, ये भी एक संजोग की बात है। बट उन्होंने बोला कि यार भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? तो मैंने बोला कि सर मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं जोधपुर से, मुझे पता ही नहीं था इतना कंपटीशन होता है यूपीएससी में। तो उन्होंने बहुत सिंपल बात कही कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे माइंडसेट की है। मैं ये कहना, उन्होंने बोला कि देखो तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा नंबर कहाँ से? और तुम मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज तुम इस चीज़ को बहुत समझो। ट्राई टू स्टार्ट एन्जॉइंग द जर्नी, और दैट हैज़ चेंज माई लाइफ। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करना शुरू किया, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू किया, जो नॉलेज में उस समय गेन कर रहा था उसको मैंने एंजॉय करना शुरू किया। जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि यार दिस विल मेक मी अ ग्रेट इंडिविजुअल, दिस विल मेक मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर सिटीजन, a better administrator when I go into the job, and I can change lives of, I can touch the lives of millions of people, and I can bring a positive change in their lives. तो जब इस चीज़ को मैंने जोड़ के देखा तो प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट किया और उससे मेरे रिजल्ट्स हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि आज के जनरेशन जी के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी यही हमें शिक्षा देनी है, उनको इसी तरफ गाइड करना है कि जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, डू वॉट एवर यू लाइक। आपकी हॉबीज़ में फोकस करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में फोकस करो, ऑटोमेटिकली देखना बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। सर आउटडोर स्पोर्ट्स से तो ज़्यादा लेकिन आज ई स्पोर्ट्स को प्रेफर किया जा रहा है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है सर? देखो मैं बताना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, ई स्पोर्ट्स जैसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली ई स्पोर्ट्स हमारे जो वीडियो गेम्स हैं उन्हीं को हम लोग ई स्पोर्ट्स बोलते हैं। जैसे काउंटर स्ट्राइक है, मैं खुद भी एडमिट करना चाहता हूँ कि मैंने भी बहुत सारे वीडियो गेम्स खेले हैं, और हमारी सोसाइटी के अंदर अगेन हम भी लगभग उसी जनरेशन के आगे पीछे ही हैं, बहुत दूर नहीं है। लेकिन जो एक रियलिटी है वो ये है कि जब हम लोग वीडियो गेम्स खेलते थे तो वो हमारी लाइफ का एक पार्ट था बस। और काउंटर स्ट्राइक कॉलेज में खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन वो हमारी लाइफ का एक पार्ट, एक एक्टिविटी थी। बट आज के ज़माने के अंदर हम लोग देखते हैं तो हम लोग एडिक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। आपने देखा ही होगा कि पबजी के अंदर कितने लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, और क्या क्रेज़ है, पबजी है, फ्री फायर है, ऐसे बहुत सारे गेम्स है, काउंटर स्ट्राइक है।
कॉल ऑफ ड्यूटी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे गेम्स जो हैं बेसिकली अगर आपके दिमाग को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनको जस्ट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ये आपके स्ट्रेस बस्टर्स भी हैं। बच्चे एक साथ मिल जाते हैं, कहीं पे बैठ के किसी कैफ़े में वीडियो गेम खेलते हैं, दैट इज़ गुड, स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। बट अगर वो चीज़ आपके लिए एडिक्टिव हो जाती है तो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगी। और आपने देखा होगा कि कई सारे केसेस के अंदर बच्चे इन सब चीज़ों के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, सुसाइड वगैरह भी करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना है और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सर आपने टैबू शब्द का यूज़ किया था सर, और बात कही थी कि बात करना चाहिए। सर वैसा ही एक टॉपिक है सर, सेक्स एजुकेशन सर। इस पे भी आज हम किसी को बात करते नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके वजह से कई अनहोनियाँ हो रही हैं। तो इस पे बातचीत करना कब शुरू करेंगे सर? नहीं, मैं अगेन यही बात है कि देखिए इसमें अंदर भी टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोग आज भी बचते हैं। आज भी हमारी फैमिलीज़ के अंदर सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं होती है। टीचर्स और बच्चों के अंदर इतना गैप है कि सेक्स एजुकेशन को एकदम हम लोग मानते हैं कि कोई टॉपिक ही नहीं है। तो बेसिकली सेक्स एजुकेशन का मतलब इतना ही है कि देखिए एक एजुकेटेड इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली ये समझेगा कि एक जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, और आप जो एक समाज की रियलिटी है उसको समझने की कोशिश करते हो। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक होता है गुड टच, एक होता है बैड टच। अगर आप गुड टच किसी को करते हैं तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर बैड टच होता है तो दैट इज़ नॉट टेकन पॉजिटिवली। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर हमारे यूथ को हम लोग एजुकेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो हमारी नॉलेज की कमी की वजह से बहुत बच्चे जो हैं वो ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जैसे कि एड्स, उसकी संख्या भी बढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल के अंदर 3-4 दिन पहले ही एक मैराथन रेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराई थी, जो कि इसको लेकर अवेयरनेस को लेकर था कि हमारी सोसाइटी में फिर से बहुत सारे बच्चों के अंदर एड्स डिटेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं उन चीज़ों को, तभी आप लोग गलतियां कर रहे हैं। आप लोग एक सोसाइटी के अंदर एक क्राइम का फिगर भी हमारे ऊपर बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर खुल के चर्चा होनी चाहिए, फैमिली में चर्चा होनी चाहिए, स्कूल के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों की लाइफ्स को टच करते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हो, सब जगह इस बारे में बात होनी चाहिए। तभी हम लोग लगता है कि ये बच्चे जो हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। सर फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं सर, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है सर। स्पिरिचुअलिटी सर कितना हेल्पफुल है सर? मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है, और मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक पार्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज़ अ वे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम लोग इस धरती पे आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, कोई ना कोई उद्देश्य हम सबको मिला है, और अंत में सबको परमात्मा में विलीन होना है, ठीक है। और ये एक रियलिटी है लाइफ। तो अगर एक स्पिरिचुअल माइंडसेट अगर सोचता है, एक अगर आप देखें, एक नॉर्मल माइंडसेट देखें, एक ऑर्डिनरी माइंडसेट देखें, तो बेसिकली वो ये सोचेगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे बहुत सारा सक्सेस चाहिए लाइफ में, और वो ये नहीं देखता है कि अल्टीमेटली इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम हियर। तो बात ये है कि वो लेसर गुड्स के लिए वो अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढता रहता है, लेकिन जो ग्रेटर गुड्स हैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन एक जो स्पिरिचुअल आदमी रहेगा, ही नोज़ कि अल्टीमेटली ही हैज़ टू अचीव मोक्ष, उसको भगवान के पास ही जाना है। तो फिर ऑब्वियसली ही स्टार्ट्स लिविंग अ डिफरेंट लाइफ। ही स्टार्ट्स फीलिंग देख कि मेरे को अपनी लाइफ में सर्विस करनी है, मुझे गरीब लोगों के, जो पिछड़े लोग हैं, जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, उन लोगों के लिए मेरे को काम करना है, मुझे उनकी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं, मुझे पुण्य करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे ऐसा काम करना है जिससे मैं सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस की मदद कर सकूं। तो ये माइंडसेट चेंज हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी कहीं हद तक जो है एक स्पिरिचुअल सोसाइटी है, बट हम लोग आज की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर
एक हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लोग जो है वो एक तरीके से अब फेक करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, आप किसी पंडित के पास चले जाएंगे, किसी बाबा के पास चले जाएंगे, आप कहीं मंदिरों में चक्कर काटेंगे। काम हो गया तो आप 10-15 मंदिरों में और जाएंगे, काम नहीं हुआ तो आप दूसरे के पास जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है जो हम लोग गॉड के साथ में फेक कर रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रिवेलेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे हम लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो उसकी तरफ हम लोग बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम लोग सीधा भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, हम सीधा स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम लोग डीपर जा सकते हैं, हम लोग मीनिंग ऑफ लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने के अंदर, और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसके अंदर ये साबित भी किया गया है कि मेडिटेशन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपकी मटेरियलिस्टिक सक्सेस को भी बैलेंस करता है, साथ साथ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बैलेंस करता है। तो आप इन दोनों पंखों से जब उड़ान भरेंगे तो आप एक मोर मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे। आपके लाइफ में सर स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहा है सर? मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे पेरेंट्स की ये देन है कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 दशकों से, वो एक मेडिटेशन की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करते आ रहे हैं, जिसका नाम श्री रामचंद्र मिशन, और आज के ज़माने में उसे हार्टफुलनेस बोलते हैं। और ये एक मेडिटेशन का ऐसा सिस्टम है जो कि एक एंशिएंट सिस्टम था, उसी को रीडिस्कवर करके बनाया गया। और इसका सिंपल कंसेप्ट है कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो हम लोग ये सोचते हैं कि द डिवाइन सोर्स ऑफ लाइट इज़ प्रेजेंट इनसाइड माय हार्ट। तो जब आप इस थॉट के साथ में आप बैठते हो, जब आप ये सोचते हो कि भाई जो भगवान का अंश है वो मेरे अंदर ही है, मेरे विदिन ही है, और आप उस चीज़ पे ध्यान करते हो, तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ का सारा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। आप हायर गोल्स की तरफ फोकस करोगे, आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे। आप ये देखोगे कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए, या फिर आपको कामयाब होना है, आपको पैसा बनाना है, या फिर आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करने हैं, तो मैं पर्सनली जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था तो मैं रेगुलर मेडिटेशन करता था, तो मेरे को बहुत हेल्प किया। एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, बहुत ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसको अगर इस एग्ज़ाम में घुसा दिया तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप करें तो आप लोग सारे चीज़ों को बाईपास कर जाते हैं। आपको कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बाबा महाराज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझें कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह पे है। और अगर आप उसको अपने हृदय के अंदर फील कर पा रहे हैं, आप उसको, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू, और आप उसको पा चुके हैं, आपको उसी की तरफ बढ़ना है। मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात हो रही थी सर। मटेरियलिस्टिक लाइफ, सोशल मीडिया, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है सर बच्चों के इस मेंटल हेल्थ पे, जहाँ फेक वर्ल्ड सर आज वो देख पाते हैं और वो अपना भी उसी ओर जाना चाहते हैं, अपना लाइफ भी वैसा ही प्रिटेंड करते हैं कि हम सबकी खुशियों को देख रहे हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे, और वो अपने से रिलेट करते हैं कि मेरे लाइफ में तो सिर्फ नॉन हैपनिंग है, मेरे लाइफ में बहुत दुख है। उसके बाद उसी से रिलेट करके वो करियर वाइज भी सोचते हैं कि हमारा करियर भी मनी फाइंडिंग होना चाहिए सर, कि मनी हमारा मेन मकसद होना चाहिए, और सेटिस्फैक्शन कहीं खो सा जाता है। ये इस चक्कर में भी फंस रहे हैं, तो इससे कैसे बाहर निकलेंगे? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि एक मोबाइल में ऐप आती है इंस्टाग्राम, अगर आप उसे खोलेंगे तो उसका नीचे के साइड में एक रील का बटन होता है। अगर आप उस बटन को दबाते हैं और अगर आप 1 घंटे तक उसको बस स्वाइप करते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर की तमाम जो चीज़ें हैं आपको हर सेक्टर में आपको उसमें दिख जाएगी, जो भी चीज़ आपके इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे। और मुझे लगता है कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। आज के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी कम समय में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे बिना किसी ट्रेडमार्क के, बिना किसी एक बार को क्रॉस किए हुए रातों रात फेमस हो जाता है।
और ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया ने किया है, बिकॉज हज़ारों लोग इससे जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग हो जाती है, वायरल हो जाती है, आप रातों रात फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअल्स भी जो है वो अब शॉर्टकट की तरफ देखने लगे हैं। वो लोग ये देखते हैं कि भाई कोई भी इंसान अगर रातों रात स्टार बन रहा है तो हम भी बन सकते हैं। तो वो क्या है कि ऐसी हरकतें करना शुरू कर देंगे, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे जो कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ख़त्म ही कर देती है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत बड़ा छलावा है। आपकी जो कोर चीज़ें हैं बेसिकली आपकी एजुकेशन है। आप कोई भी करियर पाथ चूज़ करें, उस पर मेहनत करें। सोशल मीडिया जो है वो केवल कनेक्ट होने के लिए, अगर आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप दुनिया के अंदर अपने काम को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट इसका एडिक्शन बहुत ख़राब है और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और मैं भी जहाँ भी जाता हूँ मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अलर्ट करूँ कि दिस इज़ गुड, बट ओनली एज अ पास टाइम एक्टिविटी, ओनली टू कनेक्ट विद पीपल। बट अगर ये आपका मेन चीज़ हो गया तो यू विल सी कि आपकी लाइफ जो है इसी के अंदर सिमट कर रह जाएगी। सर करियर का अप्रोच कैसा होना चाहिए सर? पैसे की तरफ भागो या सेटिस्फैक्शन? तो सिंपल सी चीज़ है ये तो। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप इसको बहुत सिंपल टर्म्स में डिफ़ाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेलेंस की तरफ भागना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। और आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या बोलता है बाबा रणछोड़ दास बोलते हैं कि अगर कुछ करना है तो आप एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जो है वो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो बेसिकली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम करते हो उसके अंदर आप एक्सेलेंट होने की कोशिश करो। आप चाहे वो आपकी हॉबी हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, अगर आप एक्सेलेंट होने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को निरंतर जो है वो बेटर करने की कोशिश करेंगे। और आप ये नोट करेंगे कि आप धीरे धीरे आपके अंदर चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो आप खुद ये समझिए कि जब आप मान लीजिए 10 में से 4 थे, तब आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया, आपने एक्सेलेंस के पीछे भागना शुरू किया, आपने मेहनत की, आपने ट्रेनिंग की, आपने पढ़ाई की, प्रिपरेशन की, आपने तरह तरह की जो है एक्टिविटीज़ की। और उसके बाद 1 साल बाद हम लोग देखते हैं कि आप वही 10 में से जो 4 थे, आज आप 10 में से 9 हो गए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि 10 में से 9 वाला जो इंडिविजुअल है ये ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाएगा, ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक्सेलेंस के पीछे भागते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर बिज़नेस के अंदर आप अच्छे प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं, आप अच्छे चीज़ों से, अच्छे दिमाग से, एक एथिकल दिमाग से ये सोचते हैं कि दिस प्रोडक्ट विल मेक अ ह्यूज चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, अगर आप उस तरफ भागते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है। बाय प्रोडक्ट क्या है? आप सक्सेसफुल होंगे, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपको पैसा भी आएगा, आपकी नेटवर्क्स बढ़ेगी। अगर यही चीज़ प्राइमरी होती, अगर मान लीजिए पैसा ही प्राइमरी है, तो आदमी ये सोचता है कि भाई मैं शॉर्टकट लेता हूँ, वो कुछ ना कुछ जो चीप टैक्टिक्स यूज़ करता है, कहीं ना कहीं किसी जो सर्किट है उसको बाईपास करते हुए ही विल मेक श्योर कि मैं थोड़ा बहुत फ्रॉड करके, थोड़ा बहुत चीज़ें मैनेज करके भी मैं काम चला लूँ। तो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। आप एक्सेलेंस के पीछे भागो, बाय प्रोडक्ट्स विल कीप कमिंग। सर एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर, आप दिलीप प्रताप सिंह शेखावत कैसे देखते हैं हमारे आने वाले एजुकेशन सिस्टम को या बच्चों के अप्रोच को, किस ओर जाते हुए देखते हैं और कैसा चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरा लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूरे देश में बहुत ही व्यापक पैमाने पे काम चल रहा है एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। करिकुलम में लगातार चेंजेस लेके आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आई गई है और व्यापक पैमाने पे काम हो रहा है। बट इसको ओवरनाइट चेंज कर देना बहुत मुश्किल है, ये एक प्रोसेस के थ्रू ही चेंज होगा। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं
वो ये है कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे इन डिस्कशंस को एक्टिवेट करें। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो हम लोग एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए परिवार में, स्कूल्स के अंदर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल फोरम्स हो, चाहे हमारे जो विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह इसके बारे में डिस्कशंस होनी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके हम एक पर्सनालिटी बेस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम लोग बेटर इंडिविजुअल्स विद गुड पर्सनालिटी हम लोग डेवलप कर पाएंगे एंड दीज पीपल विल नो हाउ टू सक्सीड इन लाइफ एज वेल एज हाउ टू एंजॉय लाइफ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा और हम लोग इसको हमेशा अपने स्तर से निरंतर कर सकते हैं। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, जैसे मैंने बताया। तो हम लोग आज बोकारो रिपोर्ट्स के माध्यम से हम लोग लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अपने अपने एरियाज़ के अंदर जो भी आपका पद है, जो भी आपका पोजीशन है, उसके दायरे के अंदर रहकर आप लोग इन डिस्कशंस को इनिशिएट करें और एक बेटर इंडिविजुअल को बनाने के लिए आप लोग एक कोशिश करें कि एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम हो, जो हमारी करिकुलम है वो डाइवर्सिफाइड हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो, हमारी हॉबीज़ पे फोकस हो, स्पोर्ट्स पे फोकस हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ फोकस हो, और उससे हमारी इवैल्यूएशन होगा तो एक बेटर इंडिविजुअल्स तैयार होगा जो हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ दे पाए। सर, ये जो काम है आने वाले समय में सुसाइडल थॉट्स को कम कर सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं? अगर कोई भी बच्चा अगर उस डायरेक्शन में सोच रहा है तो उसे ये समझ में आ चुका है कि अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। दैट इज़ वाई लाइफ का जो लास्ट रिकोर्स रहता है, दैट इज सुसाइड, टू टेक हिज ओन लाइफ, जो सबसे गलत मैं मानता हूँ। बिकॉज भगवान ने आपको लाइफ दी है तो भगवान ही छीन सकते हैं। तो सुसाइड को मैं हमेशा एक कायरता वाली अप्रोच मानता हूँ, और ये तभी होता है जब आपके पास और कोई चारा नहीं रहता। और ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग हर बच्चे पे ध्यान दें, और ये चीज़ सबसे बड़े इसमें स्टेक होल्डर्स माँ बाप हैं। अपने बच्चों को इक्वल अटेंशन दें, किसी भी बच्चों को अपने हाल पे ना छोड़ें, हर बच्चे से एक बॉन्डिंग बनाएं, एक दिल से दिल का कनेक्शन बनाएं, कोशिश करें उसे समझने की। बच्चा बहुत भोला होता है, एक बहुत ही इनोसेंट माइंड होता है, और उस माइंड की कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब घड़ा जब कच्चा होता है तो उसको हम लोग कोई भी आकार दे सकते हैं, लेकिन जब पक जाता है उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बस हम लोग जब बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, उसमें पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग बच्चों को समझें, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, हर समय उसके साथ रहें। अगर वो सक्सीड हो रहा है तब भी उसको साथ रहे, उसकी पीठ थपथपाएं। अगर वो फेल हो के आए तो हमेशा उसका हौसला बढ़ाए रखें, उसकी हार को भी मनाएं, उसके सक्सेस को भी सेलिब्रेट करें। तब मुझे लगता है कि वो हार और जीत का सही मायना समझ पाएगा। और मुझे लगता है कि द जर्नी ऑफ अ ह्यूज सक्सेस हैज़ मल्टीपल फेलियर्स इन इट्स वे। तो ये एक चीज़ लोगों को समझ में आएगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि फेलियर से आपको डरना नहीं, फेलियर से आपको सीखना। जेनजीज के लिए कुछ खास मैसेज जो देना चाहोगे? किन के लिए? अच्छा, जेनजीज़ के लिए। तो जेनजीज़ के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे देश के अंदर बहुत प्रगति हो रही है, और आने वाले ज़माने के अंदर आप लोग पे निर्भर करेगा कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उससे बाहर निकलें। अपनी दोस्ती को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स के साथ में आप लोग खूब एंजॉय करें। स्पोर्ट्स पे खूब ध्यान दें, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करें। तब मुझे लगता है कि आप ऐसे इंडिविजुअल्स बनेंगे जो कि हमारे देश को जो विश्व गुरु बनने के अंदर मदद करेंगे, हमारे देश को नंबर 1 बनने में मदद करेंगे। सर, समय की कमी भी है और साथ ही साथ टॉपिक्स भी सर ख़त्म नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स भी सर बहुत है। एक और टॉपिक जिस पर मैं आपसे राय चाहूँगा आपका सर, आज की जो ज़माने में गिग इकोनॉमी जो बढ़ी है सर, फ्रीलांसिंग का जो कल्चर बढ़ रहा है, तो क्या फ्रीलांसिंग सही है, या जो हमारा जो हम देखते आ रहे हैं एक 9 to 5 कल्चर,
या बिजनेस है, फ्रीलांसिंग एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है वो बच्चों में आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है फ्रीलांसिंग करना, आप इस ओर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि हमारे जो आज की मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर कोई एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें फॉलो नहीं होती है। तो फ्रीलांसिंग इज़ अ गुड वे टू गेट द ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्स, कि जितना मुझे चाहिए उतना मेरे को फ्रीलांस से मिल जाए। और फ्रीलांस से जो हमारे जो रिसीविंग एंड पे जो लोग हैं जिनको इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनके लिए भी बहुत बेटर रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, उनको सूट करता है कई लोगों को, और एक टेम्प्रेरी आस्पेक्ट भी उसका रहता है। कहीं ना कहीं 9 से 5 की ज़िंदगी के साथ आप लोग बंद भी जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि आपको अल्टीमेटली ये सोचना चाहिए कि चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, चाहे आप कोई भी टेम्प्रेरी इंटर्नशिप करें या फिर टेम्प्रेरी कोई भी काम करें या फिर एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम करें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल सेट्स को हमेशा संजो के रखें, उन पे हमेशा काम करते रहें। तो मुझे लगता है कि जो भी अपने स्किल सेट्स पे बहुत काम करता है, इनोवेशन पे बहुत काम करता है, तो आने वाले ज़माने के अंदर हमारे देश को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा आज भी देश का जो मैक्सिमम इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है धीरे धीरे डाउन ही होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमारी देश के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। और ये जो जनरेशन जी के ही जो लोग हैं इन्हीं पे निर्भर करता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे आने वाले समय के अंदर कितना अच्छा होगा। और इसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी स्किल्स पे फोकस करेंगे तो हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और इंडिया एक इम्पोर्टिंग इकोनॉमी से एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी बन पाएगा। पेरेंट्स मगर इस ओर देखते हैं सर कि ये फ्रीलांसिंग को वहाँ पे उनको जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो क्या जॉब इनसिक्योरिटी है सर फ्रीलांसिंग में? नहीं, देखिए जॉब इनसिक्योरिटी ऑब्वियसली है। अब इसको आप किस तरीके से लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग रही तो फ्रीलांसिंग में कहीं काम कर रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि भाई फ्रीलांसिंग आपको सूट भी करती है। आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कॉलेज कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको कहीं काम मिल रहा है जो कि आपके करिकुलम को सूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको भी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, बट फ्रीलांसिंग से मुझे लगता नहीं है कि कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर इसको आप बेहतर तरीके से यूज़ करो तो ये कंपनीज़ के लिए भी अच्छा है और इंडिविजुअल्स के लिए भी अच्छा है। सर टॉपिक्स तो कई हैं और हमें नहीं लगता है कि सर एक इंटरव्यू ये काफ़ी होगा। हमें लगता है कि हमें आपको बार बार बुलाते रहना होगा और दर्शकों को आप तक उन तक आपके खास राय भी पहुंचाने होंगे। सर आपने अभी सुना SGO 4 से श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जी को, और हमने जाना कि क्या मशवरा है, क्या राय है जो आज बच्चे ले सकते हैं इनसे और अपने लाइफ और करियर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम खास मेहमानों को बुलाते रहेंगे अपने खास शो लेट्स टॉक प्रेजेंटेड बाय रिपोर्ट्स मीडिया ग्रुप एंड स्पॉन्सर्ड बाय बैक बेंचर्स कैफे में। तब तक के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।